नमस्कार दोस्तों, आर एम जिक्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने बहुत सारे वीडियो हो गए आवर्त सारणी के, आज अपन एक और नए वीडियो की तरफ चल रहे हैं। तो आपको देखना है कि हर एक वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ चीज़ बताई है, तो आपको वीडियो पूरे देखना है। कुछ उसमें अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि रोज़ वीडियो आते रहेंगे और अच्छे खासे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एकदम ही कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आज लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी किस किस के बारे में, आवर्त के बारे में और वर्ग या समूह के बारे में, पीरियड और ग्रुप के बारे में बात की थी। क्या बात करी थी अपन ने? आवर्त के बारे में मैंने बोला था कि आवर्त में अपन कहाँ से कहाँ चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जबकि एक वर्ग में कहाँ से कहाँ चलता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। फिर मैंने बोला था एक आवर्त में क्या होता है, कोशों की संख्या क्या रहती है मेरी, समान रहती है। क्या रहती है, समान। जबकि जेड इफेक्टिव, भाई काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो मेरा एक आवर्त में तो होता है मेरा बढ़ता है, जबकि एक वर्ग या समूह में क्या रहता है, समान रहता है। ये भी चीज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी। फिर क्या देखा, आवर्त में कोशों की संख्या क्या रहती है, समान, जबकि वर्ग या समूह ग्रुप में क्या होता है मेरी, कोशों की संख्या होती है वो मेरी बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। फिर आता है भाई एक वर्ग या समूह की विशेषता क्या होती है, 5 स्टार लगा देना इस पॉइंट पर। ये रिसेंटली अभी जेड का एग्जाम जो भी हुए थे, अभी 18 या 19 जेड का जो पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन था कि एक वर्ग या समूह की विशेषता क्या होती है। भाई क्या क्वेश्चन था कि एक वर्ग या समूह की विशेषता क्या होती है, तो उसकी विशेषता होती है कि बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश, क्या भाई, बाह्यतम कोश या संयोजी कोश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है मेरी, समान रहती है। क्या रहती है, समान। तो फटाफट से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। ये और ये पॉइंट है मेरा, क्या हो जाएगा, 5 स्टार वाला पॉइंट हो जाएगा, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से हो गया होगा यहाँ तक अपन ने कर लिया। तो ऑलमोस्ट ये साइड पॉइंट छूट गया था, तो मैंने आपको इस वीडियो में ये पॉइंट वापस से मेंशन कर दिया। ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी पूछा गया है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे आपको ये लास्ट वाला पॉइंट समझा देता हूँ। जैसे अपन वर्ग पहले की बात करें, कौन सा वर्ग पहला भाई, ठीक है, वर्ग पहला कौन से, ह, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती और फ्री। आपने देखा होगा इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है मेरा, NS1। क्या होता है, NS1। एन में क्या होता है, एन का मतलब होता है मेरा आवर्त की संख्या। क्या भाई, नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है भाई, कहने का मतलब इनमें जो बाह्यतम कोश होगा उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा NS1। जैसे हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन पहले पीरियड में आ रहा है 1, लिथियम दूसरे में, सोडियम तीसरे आवर्त में, पोटेशियम चौथे आवर्त में, रुबिडियम पांचवें आवर्त में, सीजियम छठे आवर्त में, और जो फ्रेंसियम है वो कौन से आवर्त में आएगा, 7वें आवर्त में। तो अपन को यहाँ से पता है, जैसे मुझे किसका लिखना है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NS1। क्या हो जाएगा, NS1। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, एन तो बताओ हाइड्रोजन कौन से आवर्त में आ रहा है, पहले आवर्त में आ रहा है, कौन सा, तो एन की जगह 1 उसी प्रकार जैसे लिथियम का लिखना है तो क्या हो जाएगा 2s1। क्या हो जाएगा 2s1। इसी प्रकार रुबिडियम के लिए बताओ, रुबिडियम कौन से आवर्त में आ रहा है, 5वें आवर्त में, तो क्या आ जाएगा 5s1। फ्रेंसियम के लिए बात करूं तो कौन से आवर्त में आ रहा है, 7वें आवर्त में, तो क्या हो जाएगा 7s1। तो अपन ने देखा कि इन सब के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1। तो भाई ये एक वर्ग ही तो है, वर्ग पहला है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इनके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब में क्या होंगे, समान। और ये एक वर्ग या समूह या ग्रुप की विशेषता होती है कि उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है मेरी, समान, हमेशा के लिए भाई। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता भी दी। फटाफट से क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से। हो गया होगा मेरे हिसाब से यहाँ तक। ठीक है, अच्छे से भाई वीडियो को रोक के अच्छे से नोट्स बनाओ भाई, सारी चीजें मैं कवर करते जा रहा हूँ। ठीक है, बस आपको तो ये पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से उसको भाई नोट्स बनाने हैं, टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी जाके ये टॉपिक अच्छा होगा। हटा दे रहा हूँ भाई, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले दिया करो भाई। ठीक है, चलो मेरा अब अपन बात करते हैं इस टॉपिक में, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई।
अब अपन बात करते हैं आवर्तीता की, किसकी? चलो आवर्तीता अपन बाद में करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई? जो मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी कि कोई परमाणु है, ठीक है, उसके पास पे इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ठीक है। चलो इसमें यहां से हटा देता हूं मैं, यहां पे कर देता हूं भाई, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, चलो ठीक है। जैसा परमाणु होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे भाई, ठीक है। जैसा हाइड्रोजन की बात करूँ तो सिर्फ एक ही कोश होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम होता तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लिथियम होता तो 3 इलेक्ट्रॉन, हीलियम होता तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको मैंने चीज बताई थी कि प्लस प्लस, प्लस माइनस और माइनस माइनस, इनमें क्या होगा भाई, ठीक है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि समान समान में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और जो अलग अलग हो गए विपरीत होगा उनमें क्या होगा, आकर्षण। तो ये आपको प्लस प्लस दिख रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या? प्रतिकर्षण, रिपल्सन। ये भी समान समान है, माइनस माइनस, तो भाई इनमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, अलग अलग, एक प्लस है एक माइनस है, तो इनमें क्या होना चाहिए, आकर्षण। तो एक ही कॉन्सेप्ट है भाई कि समान समान होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, जबकि अलग अलग होगा तो उसमें क्या होगा, आकर्षण, अट्रैक्शन। तो ये चीज आपको पता है। तो अपन को इस वाले डायग्राम में साफ दिख रहा है भाई। डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना देते हैं भाई, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस प्लस में और इस माइनस में, बताओ, एक प्लस है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, माइनस, ठीक है। तो इस प्लस और माइनस में क्या होना चाहिए, आकर्षण। क्या होना चाहिए भाई, आकर्षण। यहाँ पे लिख देता हूं अट्रैक्शन। क्या भाई, आकर्षण। जबकि इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन समान समान है भाई, इनमें क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण। क्या भाई, प्रतिकर्षण। समान समान में क्या होगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग में आकर्षण। तो यहीं से दो मेरे कंसेप्ट निकलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश और किसका, परिरक्षण प्रभाव का भाई। तो जो देखो भाई, प्लस और माइनस में जो आकर्षण है उसी का नाम मैं दूंगा भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश। उसी आकर्षण को मैं क्या नाम दे दूंगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम दे दूंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो प्रतिकर्षण है, क्या मेरा प्रतिकर्षण, उसका नाम हो जाएगा मेरा परिरक्षण प्रभाव। क्या, परिरक्षण प्रभाव। इसका एक और नाम भी है भाई मेरा आवरणी प्रभाव। क्या, आवरणी प्रभाव। तो यहां से दो चीजें निकलने को मिली, एक प्लस और एक माइनस होगा तो उसमें आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और जिसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, Z इफेक्टिव। क्या नाम लिखूंगा, Z इफेक्टिव। तो आपके दिमाग में कभी भी आए कि जहां भी आकर्षण होगा वहां पे किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का। और जहां भी क्या होगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन होगा, वहां पे किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, परिरक्षण प्रभाव या फिर आवरणी प्रभाव। इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहां तक आप फटाफट लिखो भाई। तो आप एक हल्का सा एक आइडिया दो मुझे कि मैं कह रहा हूं आकर्षण बढ़ रहा है मेरा, आकर्षण बढ़ रहा है, तो इनडायरेक्टली एक प्रकार से आकर्षण का मतलब क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, Z इफेक्टिव। क्या मेरा, Z इफेक्टिव। इस कहने का मतलब आकर्षण बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव भी बढ़ेगा, उसी प्रकार प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो परिरक्षण प्रभाव या आवरणी प्रभाव भी मेरा बढ़ेगा। आगे समझ में, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई। तो यहां से आपको दो ही चीज याद रखनी है भाई। देखो बुक में इस चीज को, आवरणी प्रभाव को ऐसे बताया जाता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की नाभिक से क्या करते हैं, रक्षा,
रक्षा कर रहे हैं, इसी कारण इनका नाम क्या रखा है भाई, परिरक्षण प्रभाव। या फिर आवर्णी प्रभाव का मतलब ये हो गया, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन और ये बीच का मेरे क्या है, नाभिक न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में एक आवरण बन रहा है, एक शिल्ड बन रही है, तो इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, आवर्णी प्रभाव या शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से हो गया होगा भाई आपका ये। अब थोड़ा अपन और इसमें आगे बढ़े भाई, हटा दे रहा हूं, ठीक है भाई, हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो यहां से अपन को क्या चीज देखनी है भाई, यहां से अपन को दो चीजें मिल रही है भाई। देखो भाई, मैं कह रहा हूं भाई आकर्षण, क्या कह रहा हूं, आकर्षण, अट्रैक्शन। देखो अब जब भी ये तीर ऊपर जाएगा इसका मतलब वो चीज बढ़ रही है, कहने का मतलब आकर्षण बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली मेरा प्रभावी नाभिकीय आवेश Z इफेक्टिव भी बढ़ेगा। क्या होगा, Z इफेक्टिव भी बढ़ेगा। उसी प्रकार क्या कह रहा हूं मैं, प्रतिकर्षण, क्या मेरा प्रतिकर्षण, रिपल्सन बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरा परिरक्षण प्रभाव या आवर्णी प्रभाव बढ़ रहा है भाई। क्या होगा, बढ़ रहा होगा। अब इन चीजों को थोड़ा एटम से रिलेट करके देखें कि आकर्षण बढ़ रहा है, आकर्षण का मतलब तो क्या होगा, ये मेरा परमाणु और ये मेरा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये आकर्षण का तो मतलब क्या होता है, एक दूसरे के क्या आते हैं, पास आते हैं, क्या होते हैं, पास आते हैं। अब बताओ, जैसे इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण, तो परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, आकार या त्रिज्या क्या हो जाएगी मेरी, आकार, साइज या रेडियस मेरी क्या हो जाएगी। अब देखो तीर नीचे लिया है, इसका मतलब कम होगा। जैसे जैसे आकर्षण बढ़ेगा, एक दूसरे के पास आएंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तो क्या होगा मेरा, एक दूसरे के पास आएंगे भाई। यहाँ पे पहले यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था मेरा, इस हाथ की तरफ, ये मेरा यहाँ पे क्या है, नाभिक। तो ये देखो भाई इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ रहा है, तो बताओ परमाणु का आकार घट रहा है या बढ़ रहा है। तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि परमाणु का आकार या त्रिज्या, साइज या रेडियस मेरी क्या हो रही है, कम हो रही है। उसी प्रकार आप देखो कि प्रतिकर्षण, ये मेरा इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में, ठीक है, ये नाभिक है मेरा और ये मेरा इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो प्रतिकर्षण बढ़ रहा है, मतलब परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है। तो देखो प्रतिकर्षण बढ़ रहा है तो इसका मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो परमाणु का आकार बढ़ेगा या घटेगा। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि आकार या त्रिज्या, आकार या त्रिज्या मेरी बढ़ेगी भाई। तो इसका मतलब साफ साफ आपको नजर आ रहा है, पता चल रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश और आकार या त्रिज्या में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। देखो भाई संबंध होते हैं दो, एक होता है समानुपाती, ठीक है, और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, प्रभावी नाभिकीय आवेश तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, जबकि परमाणु की आकार या त्रिज्या क्या हो रही है, कम। तो ये कैसा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो गया। अपन पढ़ेंगे इसको आगे, ठीक है। तो आपको एक चीज मैंने पहले ही बोली थी कि एक आवर्त, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि आवर्त में मेरा प्रभावी नाभिकीय आवेश है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब भाई क्या है, इनडायरेक्टली आकर्षण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है भाई, ठीक है, जबकि वर्ग या समूह में ये समान रहता है। इसी प्रकार प्रतिरक्षण या प्रतिकर्षण का मतलब क्या हो जाएगा, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आकार त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो यहाँ तक तो मेरा कंसेप्ट हो गया है भाई, ठीक है। चलो अब Z इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश का फॉर्मूला क्या है मेरा, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको मैं शॉर्ट में क्या लिखता हूँ भाई, Z इफेक्टिव, क्या Z इफेक्टिव, उसका मेरा फॉर्मूला है Z माइनस सिग्मा, Z माइनस सिग्मा। फॉर्मूले को कर देना 5 स्टार भाई, क्या 5 स्टार। जेट में आज तक पूछा नहीं गया है, बाकी आने के पूरे चांस रहते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का सही सूत्र कौन सा है। तो उसमें से आपको क्या देखना है कि जिस ऑप्शन में आपको Z माइनस सिग्मा मिल जाए वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया होगा, ऊपर वाला हटा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ से पता चलता है अपन को कि इसमें Z क्या है, तो Z तो आप तो सीधा ही बता दोगे, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। क्या है भाई, Z का इस फॉर्मूले में मतलब क्या है मेरा, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, क्या मेरा, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर मेरा, ठीक है भाई।
जबकि सिग्मा का मतलब है मेरा शेल्डिंग परिरक्षण नियतांक। क्या भाई? परिरक्षण नियतांक, शेल्डिंग कांस्टेंट। क्या मेरा? शेल्डिंग कांस्टेंट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रभावी नाभिकीय आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा? Z इफेक्टिव बराबर Z माइनस सिग्मा, जिसमें Z का मतलब हो जाएगा परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, जबकि सिग्मा का मतलब हो जाएगा परिरक्षण नियतांक या फिर शेल्डिंग कांस्टेंट। हो गया मेरे यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो सिग्मा है प्रतिकर्षण, पहले क्या था? बाहर का इलेक्ट्रॉन और बीच वाला नाभिक, उनमें सिर्फ क्या था भाई? आकर्षण। फिर ये क्या आया मेरे बीच में? सिग्मा प्रतिकर्षण आया, परिरक्षण आया। उसने क्या कर दिया भाई? इस आवेश में से, इस परमाणु क्रमांक में से, परमाणु क्रमांक का एक प्रकार से मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। उस प्रोटॉन में से ये हल्का सा उसने जो प्रतिकर्षण किया है भाई, वो कम होगा, तो वो मेरा क्या होगा? नाम से पता चल रहा है। अब इस नाभिक पर प्रभावी नाभिकीय आवेश या कुल आवेश बोलो, वो किसके बराबर होगा? Z माइनस सिग्मा से। ठीक है भाई, अब मेरे यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। ठीक है, हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो चलो एक और कंसेप्ट बताते हैं यहाँ से भाई, जहाँ से जेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई लिखते रहना फटाफट। ठीक है भाई, थोड़ा फास्ट चलेंगे। यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब लिखो भाई परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। भाई इसका दो नाम है, परिरक्षण प्रभाव या आवर्णी प्रभाव। ठीक है भाई, परिरक्षण प्रभाव या आवर्णी प्रभाव। शेल्डिंग इफेक्ट, शेल्डिंग इफेक्ट, इसका भाई क्रम क्या है? तो इसका क्रम आता है मेरा, सबसे ज्यादा शेल्डिंग इफेक्ट किसका होता है? एस का। किसका? एस का। उसके बाद पी का, उसके बाद डी का और उसके बाद एफ का भाई। ठीक है, तो ये चीज याद होंगे कि परिरक्षण प्रभाव, आवर्णी प्रभाव या इंग्लिश में उसे बोला जाता है शेल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या आता है? तो उसका आता है भाई सबसे ज्यादा किसका होता है? एस का, उसके बाद किसका? पी का, उसके बाद डी का और उसके बाद एफ का। देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, सीधा से क्वेश्चन आता है भाई कि निम्न में से किसका परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा है या सबसे कम है? सबसे ज्यादा पूछे तो कौन सा हो जाएगा? एस का। सबसे कम पूछे तो कौन सा? एफ का। अब देखो वो क्वेश्चन कैसा पूछता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इस वाले का, किसका? कि डी के परिरक्षण प्रभाव के बारे में, प्रभाव के बारे में बताइए। क्या क्वेश्चन आता है मेरा? कि डी के परिरक्षण प्रभाव के बारे में बताइए। तो देखो भाई वो क्वेश्चन कैसे बनाता है? एफ से ज्यादा होता है, कम होता है, एस से कम होता है, ज्यादा होता है, पी के समान होता है, पी से ज्यादा होता है, पी से कम होता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा भाई एफ से तो ज्यादा होता है, डी का होता है भाई, साफ दिख रहा है। एफ से ज्यादा, पी से कम, एस से कम, ये तीन ऑप्शन ही बन सकते हैं उसके सही से। क्या क्या? डी के बारे में एफ से कम होता है, एफ से ज्यादा होता है, सॉरी भाई, एफ से तो क्या होता है? डी का ज्यादा, जबकि पी से भी कम होगा और एस से भी कम होगा। ऐसा भी किसी का भी आ सकता है कि पी के बारे में पूछ ले कि पी उपकोष के परिरक्षण प्रभाव के बारे में बताइए, तो आप कहोगे कि एस से कम होता है, जबकि डी और एफ से क्या होता है? ज्यादा होता है। अब वो कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है भाई। जनरली आपको कौन सा देखने को मिलता है क्वेश्चन? ये वाला, डी के बारे में, क्योंकि उसके पास ऑप्शन काफी सारे हो जाते हैं। ठीक है मेरे हिसाब से, तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो जेट में पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन सा परिरक्षण प्रभाव का सही क्रम है? तो आपको साफ साफ पता चल रहा है, सबसे ज्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए कि एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव के बारे में। प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव क्या होता है? इनडायरेक्टली उसका मतलब होता है आकर्षण। क्या मेरा? आकर्षण, अट्रैक्शन। और परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको इसका क्रम भी बता दिया, ऑर्डर भी बता दिया, आपको उसको देखना है भाई। ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन भी बता दिया कि यहाँ से किस टाइप का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इजी क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। बस आपको तो वीडियो में जुड़े रहना है। अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर आपकी इच्छा करती है भाई, तो जरूर कर देना। ठीक है, मेरा काम है, कर रहा हूँ मैं, आपका काम मैंने बता रखा है, तो
तो आप वो काम कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये तो मेरे हिसाब से हो गया। अब चलो इसमें थोड़ा इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग है मेरी आवर्तिता। क्या भाई, आवर्तिता, पीरियोडिसिटी। क्या मेरी आवर्तिता, पीरियोडिसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। आवर्तिता, आवर्तिता का मतलब अपन यहाँ पे किस किस की बात करेंगे भाई, दो ही चीज की बात करेंगे। एक तो अपन बात करेंगे आवर्त की, पीरियड की, और दूसरी बात करेंगे वर्ग या समूह, ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो एक पीरियड में आपको मैंने पहले ही बता दिया कहाँ से कहाँ चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, जबकि एक वर्ग में अपन कहाँ से कहाँ चलेंगे, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो जैसे अपन आवर्त और वर्गों में चलेंगे भाई, आवर्त में कहाँ चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, और वर्ग या समूह में कहाँ चलेंगे, टॉप टू बॉटम। तो अपन को जो परिवर्तन देखने को, क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है भाई, क्या क्रमिक परिवर्तन, जो रेगुलर चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, आवर्तिता। तो ये तो बहुत ही इजी बात होगी कि एक आवर्त में अपन कहाँ चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, और एक वर्ग में कहाँ चलेंगे, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो जो अपन को गुणों में आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, उसी को क्या बोलता हूं मैं भाई, आवर्तिता। ठीक है, तो आवर्तिता का कंसेप्ट क्लियर है भाई, कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट, वर्ग या समूह में टॉप टू बॉटम जाने पर जो अपन को क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, उसी को मैं क्या बोलूंगा, आवर्तिता बोलूंगा। तो आवर्तिता का मुख्य कारण क्या है भाई, मुख्य कारण, ये क्वेश्चन कई बार जेट में पूछा गया है, मुख्य कारण क्या है। 5 स्टार लगा देना इस चीज को भाई, ये 5 स्टार वाली बात है। 5 स्टार का मतलब जानते हो भाई, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आवर्तिता का क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कि आवर्तिता किसे कहते हैं, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 11th लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन होता है कि आवर्तिता का मुख्य कारण क्या है, मेन रीजन क्या है। तो उसका होता है बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या भाई, बाह्यतम कोश में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, इसी कारण अपन को क्या देखने को मिलती है, एक पूरी आवर्त सारणी में आवर्तिता देखने को मिलती है भाई। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि आवर्तिता का मुख्य कारण क्या है, तो उसका आंसर क्या जाएगा, बाह्यतम कोश, वैलेंस सेल में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई, क्या समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसमें, बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में। इस कारण मुझे क्या देखने को मिलती है, आवर्तिता। तो फटाफट से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो सीधी सी बात है, आवर्तिता क्या होती है मेरी, आवर्त में कहाँ चलेंगे अपन, लेफ्ट टू राइट, जबकि वर्ग या समूह, ग्रुप में कहाँ चलेंगे, टॉप टू बॉटम। तो अपन को जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्रमिक परिवर्तन, रेगुलर चेंजेस देखने को मिलेंगे, वही मेरी क्या होती है, आवर्तिता, पीरियोडिसिटी। और उसका कारण क्या है, उसका रीजन है कि उसके बाह्यतम कोश में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एकदम ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ भाई। ठीक है, बस आपको तो वीडियो देखना है, अच्छे से टॉपिक कवर करने भाई, और देखो कि जब भी आपके पास पेपर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी पेपर आ रहे हैं वो इन 5 स्टार वालों में से ही क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो 5 स्टार वालों में से ही मिलेंगे आपको मोस्टली क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब अपन को इस आवर्तिता में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है भाई, अब देखो रियल में चैप्टर अब स्टार्ट हुआ है भाई, आवर्त सारणी। अब तक तो सिर्फ आपका बेस तैयार हुआ है भाई। ठीक है, अभी जो स्टार्ट 2-3 वीडियो आए उसी में ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बाकी ट्रिकें वगैरह भाई सबको ऑलमोस्ट याद होती है भाई। ठीक है, तो पढ़ना क्या क्या अपन को, पहली चीज पढ़नी है परमाणवीय, परमाणवीय आकार या त्रिज्या, इंग्लिश हो जाएगी एटॉमिक साइज या रेडियस। सेकेंड टॉपिक इसमें मुझे पढ़ना है आयनन ऊर्जा, इसको आयनन ऊर्जा, आयनन विभव और आयनन एंथैल्पी भी बोला जाता है। इसके 3 नाम है भाई,
आयनन ऊर्जा भी बोला जाता है इसको, आयनन विभव भी बोला जाता है इसको, आयनन एंथैल्पी भी बोला जाता है। इंग्लिश हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 3 नाम हो जाएंगे भाई इसके, ठीक है। तीसरा हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या मेरा? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चौथा पढ़ना है, इसका एक और नाम भी होता है भाई, वैसे वहां पे भी लिखवा दूंगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। हिंदी के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। 3 नाम है इसके भी, ठीक है भाई। और चौथा पढ़ना है मुझे विद्युत ऋणता। कौन सा? विद्युत ऋणता। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जब चारों चीजें पढ़ लेगी तब ये चैप्टर क्या हो जाएगा पूरा। तो पता चल गया आवर्तिता में अपन को 3-4 चीजें पढ़नी है। परमाणु आकारीय त्रिज्या, एटॉमिक साइज और रेडियस। सेकंड पढ़ना है आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। उसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ना है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लास्ट जो पढ़ेंगे अपन कौन सा होगा मेरा? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे परमाणु आकारीय त्रिज्या। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।